हाय गाइस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हमारे इस चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम क्लास 10th का जो हमारा तीसरा चैप्टर चल रहा था धातु और अधातु, उसका 3 पार्ट हो चुका था। आज हम चौथा पार्ट लेकर आया हूं, जिसमें आप लोगों को धातु अधातु, मेटल नॉन मेटल, उपधातु मेटलॉइड्स, ठीक है, इसके बाद तन्यता आघात वर्धनीयता गैंग, इन सब के बारे में आपको पूर्ण विस्तार से तीनों वीडियो में भी बताया गया है। आज हम आप लोगों को चौथा वीडियो लेकर आया हूँ, चौथा पार्ट लेकर आया हूँ क्लास 10th का। तो आप लोग इस चौथे वीडियो को देखिएगा, अच्छे से शेयर कीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए अधिक से अधिक, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आज हम चौथा पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। हम चौथा पार्ट लेकर आए हैं, कक्षा 10 धातु अधातु का 3 पार्ट हो गया है। तो आप लोग यहाँ देखिएगा कि विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी क्या होता है। विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी क्या होता है, इसको आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जान लीजिएगा। बोर्ड परीक्षा यूपी बोर्ड वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, यूपी बोर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो क्या है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। आज कहा है विभिन्न इलेक्ट्रोडों को उन पर होने वाली अर्थ अभिक्रियाओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव को बढ़ते हुए क्रम में रखने पर, अगर हम बढ़ते हुए क्रम में रख रहे हैं, आरोही क्रम में रख रहे हैं, तो वह श्रेणी जो हमें प्राप्त होती है उस श्रेणी को हम कहते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। क्या कहते हैं उसे? विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। अब यहाँ देखिए, अब ये विद्युत रासायनिक हो गया, जो बढ़ते हुए क्रम में, जो जिस इलेक्ट्रॉन विभव को बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे वह श्रेणी आपका विद्युत रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। अब यहाँ का देखिए क्या है, सक्रियता श्रेणी क्या है। तो सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में रखा जाए। किस क्रम में? अवरोही क्रम में रखा जाए, घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो वह क्या कहलाता है? सक्रियता श्रेणी कहलाता है। क्या कहलाता है? सक्रियता श्रेणी कहलाता है। इसका उपयोग क्या होता है? देखिए, इसकी सहायता से धातु की क्रियाशीलता की तुलना की जा सकती है। कौन सी धातु कितना क्रियाशील है, कौन सी धातु कितना क्रियाशील है, कितना उपयोगी है वो, तो इस पर आधारित कर सकते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी पर हम उसका उपयोग निकाल सकते हैं। कौन कितना क्रियाशीलता है, कौन सा धातु कितना क्रियाशील है, इसके आधार पर हम निकाल सकते हैं। आगे है, इसकी सहायता से विभिन्न धातु द्वारा अम्लों में से हाइड्रोजन विस्थापित कर पाने की क्षमता होती है। अर्थात हाइड्रोजन को अलग करने की इनमें क्षमता होती है, ठीक है। अम्लों में से, अगर अम्ल है, कोई अम्ल है, HCl है, इससे क्या है? HCl है। अब HCl में हाइड्रोजन निकालने की, इसमें या विस्थापित करने की क्षमता होती है सक्रियता श्रेणी या विद्युत रासायनिक श्रेणी को। ऐसे सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, ठीक है। अब इसमें से हाइड्रोजन गैस को क्या करना है? विस्थापित करने की क्षमता होती है। जो भी अम्ल होगा उसमें से क्या होगा? हाइड्रोजन विस्थापित कर लिया जाएगा, अर्थात विस्थापित कर रहा है, तो इसका मतलब वो क्या है? सक्रियता श्रेणी है, ठीक है। ये हो गया। इसी में आपको भी हम बताएंगे, इसको नोट करते रहिएगा, ठीक है। तो आप लोग इसी में देखेंगे कौन सा सबसे ज़्यादा सक्रियताशील है, सक्रियशील है। अब यहाँ देखिएगा, सक्रियता श्रेणी में
कौन घटते क्रम में है, कौन बढ़ते क्रम में। ठीक है, अब इसमें आप लोग देख लीजिएगा कि जैसे लिथियम है, पोटेशियम है, या पोटेशियम से जो लीजिए पोटेशियम हो गया, Na हो गया। ठीक है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फिर आयरन, हाइड्रोजन, कॉपर। ठीक है, Hg, Ag और Au। ठीक है, यही है। अब इतना में अब देख लीजिएगा, ये जो है हम देखिए बना रहे हैं, इसमें आपका हो गया पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, हाइड्रोजन, कॉपर, Ag सिल्वर, Hg है सिल्वर, सॉरी Ag है मरकरी, पारा जिसको कहते हो पारा, Ag सिल्वर, और लास्ट में है सोना, गोल्ड। ठीक, अब यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ तक, अब सबसे ऊपर वाला जो भाग है क्या है, सबसे ऊपर वाला जो भाग है जो बढ़ते हुए क्रम में गया है वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। क्या है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील क्या है, वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशीलता है। इसके बाद सबसे नीचे वाला क्या है, सबसे कम अभिक्रियाशील। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, थोड़ा और ऊपर ले देते हैं। सबसे कम अभिक्रियाशीलता, सबसे कम अभिक्रियाशीलता इसमें है। और यहाँ है बीच में घटती अभिक्रियाशीलता। क्या है, घटती अभिक्रियाशीलता। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ देखो अब क्रियाशीलता है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, हाइड्रोजन, कॉपर, पारा, सिल्वर और सोना, इतना है। ठीक है, जो ऊपर की तीर वाला है वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील वाले हैं। क्या है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील वाले धातु हैं। इसके बाद घटती हुई अभिक्रियाशीलता, अर्थात नीचे की ओर जाएंगे तो घटती हुई अभिक्रियाशीलता होगा, इसीलिए नीचे सबसे क्या है, सबसे कम अभिक्रियाशीलता वाला। ठीक है, क्या है, सबसे कम अभिक्रियाशीलता वाला पाया जाता है। तो इस तरीके से अब आपका सक्रियता से खत्म हो गया। परीक्षा में पूछेगा तो इतने आपको करना है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद आप लोगों का है खनिज। क्या है, देखिएगा, खनिज क्या है, मिनरल जिसको कहते हैं। मिनरल क्या है, खनिज क्या है, इसके बारे में हम जान लेंगे। तो आप लोग जानते होंगे कि खनिज क्या होता है। कहा जाता है कि पृथ्वी के भूभाग या भूपर्पटी से
पृथ्वी के भूपर्पटी से प्रकृत रूप से निकाला गया या खुदाई करने पर निकाला गया प्राप्त तत्वों या यौगिकों को ही हम खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं? यौगिकों को ही हम खनिज कहते हैं। पृथ्वी के भूपर्पटी, पृथ्वी के भूपर्पटी, पर्पटी माने होता है पृथ्वी की ऊपरी सतह, पृथ्वी की ऊपरी सतह। तो उस पृथ्वी की ऊपरी सतह अर्थात नीचे से खुदाई करके निकाला गया प्राकृतिक रूप से तत्व और यौगिक को ही हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। आप लोग नोट कर लिया कीजिए, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे नहीं, हम खाली आप लोगों को यहाँ एग्जाम्पल के रूप में लिख देंगे, ठीक है। आप लोगों को एग्जाम्पल के रूप में हम बताएंगे यहाँ, जैसे NaCl, CaCO3 ETC, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में हम लिखेंगे NaCl CO3। ये क्या है? यौगिक के रूप में है जो प्रकृति में पहले से उपस्थित है, प्रकृति में पाया जाता है, ठीक है। ये खुदाई करने के बाद निकाला जाता है, तो ये खनिज हुआ। क्या हुआ? खनिज हो गया। पृथ्वी के भूभाग में प्रकृति रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिकों को ही हम क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं, मिनरल कहते हैं। ये आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद आता है अयस्क। अयस्क क्या कहा जाता है? अयस्क, जिसको हम और कहते हैं अंग्रेजी में और। तो यहाँ अयस्क का मतलब होता है क्या? अयस्क का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जिस खनिजों से आसानी से हम कम खर्च में प्राप्त कर लें, ऐसे खनिज जिनको हम कम खर्च में आसानी से प्राप्त कर लें, वो अयस्क कहलाता है। क्या कहलाता है? अयस्क कहलाता है। ऐसे खनिज नोट करते रहिए, ऐसे खनिज जिनको हम कम खर्च में, ऐसे धातु, ऐसे खनिज, ऐसे खनिजों से जो धातु आसानी से, ऐसे खनिजों से जो धातु आसानी से हम कम खर्च में प्राप्त कर ले, उससे हम अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए, इससे हेमेटाइट, क्या है? हेमेटाइट, बॉक्साइट, क्या है? हेमेटाइट, बॉक्साइड, ये सब क्या है? अयस्क है। क्या है? ये सब अयस्क में आते हैं, ठीक है। ये सब किस में आते हैं? अयस्क में आते हैं। अब अगला है भर्जन। भर्जन क्या होता है? ठीक है, इसको बेकिंग कहते हैं, बेकिंग कहते हैं। भर्जन का मतलब वह क्रिया जिसमें अयस्क को वायु की उपस्थिति में उनके गलनांक के नीचे गर्म की क्रिया को हम भर्जन कहते हैं। अर्थात ऐसी धातु, ऐसे अयस्क की धातुएं, अयस्क की ऐसे धातु जो वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर उन्हें गलाने की जो प्रवृत्ति होती है, वो क्या होती है? भर्जन होती है। क्या होती है दोस्तों? तो भर्जन होता है। ऐसी क्रियाएं, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अयस्क के धातु जो वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर उनकी गलनांक की जो क्षमता होती है, उनकी गलनांक की जो क्रिया होती है, वो भर्जन कहलाती है। क्या कहलाती है? भर्जन कहलाती है। तो वह क्रिया जिसमें अयस्क की वह धातु या अयस्क की वायु की उपस्थिति में गर्म करने की प्रवृत्ति या गलनांक के नीचे गर्म करने की जो प्रवृत्ति होती है, जो क्रिया होती है, वो भर्जन कहलाती है। क्या कहलाती है? बेकिंग कहलाती है। जैसे नोट में बताया गया है आप लोगों को, NOTE नोट में बताया गया है, यह प्रायः सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयुक्त होता है। यह प्रायः सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयुक्त होता है। यह प्रायः सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयुक्त होता है। किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो ज़्यादातर यह सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? सल्फाइड अयस्कों के प्रयुक्त द्वारा किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में क्या बनेगा? एग्जाम्पल में हम बता देता हूँ, आगे देख लीजिएगा। एग्जाम्पल यहीं बता दे रहा हूँ। तो जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम
देख लेते हैं 2ZN यस 2ZN यस प्लस 3O2 3A2। अब यहाँ देखो ZN यस है जिंक सल्फाइड, तो हमेशा सल्फाइड आयस्कों के लिए प्रयुक्त होता है, इसलिए क्या लिखा गया नोट में, सल्फाइड आयस्कों के लिए प्रयुक्त होता है। तो 2ZN किसके, ऑक्सीजन के प्रति, किसके प्रति किया गया है, ऑक्सीजन के प्रति, तो उसमें लिखाया भी गया है ऑक्सीजन के प्रति। तो यहाँ क्या बनेगा ZN, तो 2ZNO 2ZNO प्लस यस 2SO2 ठीक है। अब ये आपका बन गया। अब यहाँ सल्फाइड और ऑक्सीजन के बीच में क्या हुआ, ऑक्सीजन के बीच में इनके साथ गर्म किया गया, वायु की उपस्थिति में क्या की गई, गर्म की गई। तो यहाँ जिंक सल्फाइड, जिंक ऑक्साइड और क्या बन गया, सल्फाइड ऑक्साइड बन गया, ठीक है। तो ये क्रियाएं प्राप्त होती हैं आपका। तो आज का वीडियो हम यहाँ तक छोड़ देते हैं। इसके बाद आप लोगों का 5वां पार्ट में आएगा निस्तापन, गलनांक, प्रगनल, ठीक है, धातुमल, ठीक है। ये सब वीडियो आपके उपस्थित किए जाएंगे 5वें पार्ट में। इसके बाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और आपका उत्साह होगा हमारे साथ, आप लोग यदि उत्साह देंगे तो हमारा भी बहुत ज़्यादा क्या बढ़ता जाएगा, ठीक है, मनोबल बढ़ेगा, तो हम उत्साह होकर के और ज़्यादा आपको पसंद करेंगे इस पढ़ाई से, ठीक है। तो ऐसा आप लोग कीजिएगा। तो आप लोग हमारे चैनल को बढ़ाते जाइए, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे जो भी नया वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। तो आप लोग दोस्तों के साथ भी अपना शेयर कीजिए, ठीक है, जिससे वो भी अपने वीडियो को प्राप्त कर सकें। अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।